हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो लेसन 5 है उसके बारे में, यानी कि पॉलिटी की जो एनसीईआरटी हमारी चल रही है उसमें से हम 11th क्लास का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से अभी हमने 4th चैप्टर तक की बातें क्लियर कर ली है। यानी मैं कि पॉइंट की बात करूँ तो जैसे हमारा समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, राजनीतिक सिद्धांत हो गए, तो इन सब के बारे में हमने क्या कर लिया है, उसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि समानता किस सेक्टर पे हमें चाहिए, हमें जो स्वतंत्रता होती है कितनी स्वतंत्रता मिली होती है, कितनी उसकी लिमिटेशंस होती है, हमें अधिकार जितने भी है वो किस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकार, वो भी हमारे अधिकार ही है, ये भी एक अधिकार है। अब इस अधिकार में हम देखते हैं क्या कैसे हैं। हमको पता है कि हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है एंड होप सो कि आपको ये फंडामेंटल राइट वाला फंडा तो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कि जितनी भी बातें हैं इसमें से, और जिससे भी नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं यहाँ पे आपको एक चैनल बता रही हूँ जो कि दिव्य एजुकेशन नाम से है। तो उसमें आप सर्च करोगे, हिंदी में आपको दिव्य और इंग्लिश में एजुकेशन, ठीक है, ऐसे आप सर्च करोगे, वहाँ पे पॉलिटी के जो अनुच्छेद हैं, यानी कि जितने भी आर्टिकल हैं, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। एंड जो कभी भी नहीं पढ़ा होगा उससे भी यदि आप एक ही बार, 2 बार नहीं, एक ही बार अच्छे से आप सुन लेते हो तो मैं यहाँ पे गारंटी देती हूँ कि आपको वो आर्टिकल कभी भूलने वाले ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी आर्टिकल हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक आर्टिकल में पूछे जाते हैं। आप में से कई सारे लोग अभी एमपीपीसीएस का एग्जाम शायद दें, या कि यूपीपीसीएस का भी एग्जाम, जो भी फॉर्म फिल करने की डेट जो 3 तारीख लास्ट डेट थी, तो जो भी भरे होंगे देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे आप देखिए। एंड उसके बाद मैं इतना तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको कभी आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी नोट्स में उसे लिख लेना है एंड अच्छे तरीके से पूरा आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वो उतनी चीज़ें अब यहाँ पे नहीं बताऊँगी, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने ही बताया है, यहाँ पे भी अब मैं ही बताऊँगी, तो आप लोग वहाँ जाके देख लेंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि हम दूसरी बातें भी यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने उसको भी बनाया था कि साथ साथ हम चलते चलेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अधिकार की। ठीक है, तो इस हमारे चैप्टर में क्या है, अधिकार है। एंड पिछले जितनी भी वीडियोज हैं, तो आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, जो भी पिछली हमारी वीडियोज है उनमें किसी में भी यदि डाउट आपको होता है तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उस डाउट को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अब आते हैं इसमें अधिकार में, और इसको जो पढ़ेंगे, हालांकि इसको पढ़ चुके हैं, ये 11th क्लास की पूरी एनसीईआरटी आप एक रिवाइज के तौर पे लीजिए कि हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये अधिकार अधिकार जितना मैंने समझाया था वही इतना अभी सब कुछ हमें पढ़ना है। थोड़ी बहुत इसमें से कुछ बातें एक्स्ट्रा भी है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, बट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं कि अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। तो हम अपने लाइफ में जो भी है कि हम अधिकारों की बात करते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, कुछ ऐसी बातें हम करते रहते हैं। ठीक है, कि हमें कोई देता नहीं, हम कहते हैं अरे हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें ये क्यों नहीं मिल रहा, हमें मिलना चाहिए। तो इसके बारे में ये यहाँ पे यही बताया गया। और उसके बाद क्या होता है कि लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। यानी लोकतांत्रिक देश में हम कैसे अधिकारों की बात करते हैं, तो यहाँ पे है कि हम वोट देने, यानी कि वोट जो देते हैं आप, ठीक है, जब भी आप एक मतदाता के तौर पे वहाँ पे वोट देने जाते हो, जिस भी प्रतिनिधि को आप चुनते हो कि ये यहाँ पे सत्ता पे आना चाहिए, आप उसे अपना अमूल्य जो मत होता है वो देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप राजनीतिक पार्टियां भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पे पार्टियां जितनी हैं हम लोग पहले समझ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए होमवर्क भी बनता है कि नेशनल पार्टियां कितनी हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पार्टियां हमारे देश में कितनी है, उन पूरे के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। उसके बाद क्या होता है कि चुनाव लड़ने जैसे अधिकार हमारे पास होते हैं और उनकी बात भी करते हैं। उसके बाद यदि आगे देखते हैं तो लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आम तौर पर क्या होता है कि स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार तथा सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम क्या करते हैं कि सामाजिक और वैविक यानी कि वैयक्तिक संबंधों
में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन क्या होता है कि हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकारों की बात भी करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना इलेक्शन से रिलेटेड आप बात कर लो, इतना ही हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सी हमारी लाइफ में हमें चाहिए होता, हम जब जब तक हमारे इस शरीर में प्राण है, जीवित है हम, तब तक हमारी इच्छाएं कम नहीं होती हैं। ठीक है, फिर वो चाहे अधिकार का दावा देने पड़े, चाहे धमकी देनी पड़े, चाहे किसी भी तरीके से वो मिल रहा है तो मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से आप देखते हैं कि यहाँ पे आप यदि हमारी कोई इच्छा ही ना हो, कोई नीड ही ना हो, तो यहाँ पे आए दिन जो मर्डर हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के मतलब दुश्मन बने हुए हैं, तो क्यों बनते हैं? जब ना तो आपकी कोई इच्छा ना उसकी कोई इच्छा है, तो फिर यहाँ पे दुश्मन बनने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमें भी चाहिए, लगता है कि हमें ये मिलना चाहिए, दूसरे को भी लगता है कि ये मिलना चाहिए, वहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हमारे अधिकार कि हम कहीं भी आ जा रहे हैं, कोई रोके टोके ना, हम बिल्कुल बिंदास जाएं, धड़ल्ले से वहां से आए। और यहाँ पे है कि और तो और ना केवल वयस्क मनुष्य के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विविध तरीकों से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे। अब यहाँ पे यदि हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही अधिकार चाहिए या हमें ही अधिकार चाहिए, तो नहीं। आज आप समझेंगे, यानी कि आज क्या, जितने भी दिन ये चैप्टर चलेगा वहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि यहाँ पे अधिकार रियल में किसे किसे चाहिए। सिर्फ हम यहाँ पे एक मनुष्य के रूप में है तो हमें अधिकार की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें अधिकार की जरूरत है ऐसा हम नहीं कह सकते। यहाँ पे जीवित प्राणी जितने भी हैं, यानी कि जो भी सजीव हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जीवित प्राणी में आपके जितने भी मतलब वो सजीव हैं, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी आपका आता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, इन सबको अधिकार की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि इन सबको अधिकार की जरूरत कैसी है, वो चैप्टर पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि सिर्फ हम बोल सकते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को, पशुओं को, पक्षियों को या कीड़े मकोड़े हैं, उनको अधिकार नहीं है जीने का। हमारा जिसको मन कर रहा हम मार दे रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ बनाई गई हैं, जू बनाए गए हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, जितने भी जीव जंतु हैं। तो यहाँ पे आपने कभी सोचा है कि ये इन्हें, इनके प्रोटेक्शन के लिए इतनी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? कभी आता है कि ये इंडरजेट श्रेणी में रखा गया है या डेंजर्ड हो गए, मतलब कि विलुप्त हो गए या संकटग्रस्त है ये प्राणी, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि यदि जीने का हक हमें है, उन्हें भी है, और उनके लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। तो इसका मतलब अब आप सोचेंगे कि शायद यहाँ मतलब वो कोई शान शौकत के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान वगैरह की व्यवस्था कर दी गई होगी, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह जो भी है, अभयारण्य वगैरह, इनकी व्यवस्था कर दी गई होगी। ऐसा नहीं है, उस हर के काम के पीछे रीजन होता है, बहुत गहरा रीजन होता है। तो हम यदि इतना छोटा सा सोचेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए अब पूरा यहाँ पे देखेंगे कि उन सबको अधिकार की ज़रूरत क्यों, कैसे है, कैसे दे सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट कैसे देती है, वो चीज़ें हम इस अध्याय में पूरा देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है, ये जो क्वेश्चन है इनका ही आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या है कि अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है, और तीसरा है हम अधिकारों के किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, यानी किन की उद्देश्य की पूर्ति होती है, ये इतने महत्वपूर्ण जो वे क्यों होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिकार क्या है। इसमें से जो भी बातें इंपॉर्टेंस होगी आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अधिकार क्या है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या बताया गया कि अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिनका औचित्य सिद्ध हो। इसमें क्या है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कभी काम भी आ सकता है आपके, कि अधिकार, हालांकि ये नहीं पूछा जाता कि अधिकार क्या है आपका, बट कहीं पे भी आप यदि ऐसे वगैरह लिख रहे हैं तो अधिकार और इसको डैश करके लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपकी
वर्ड संख्या भी बढ़ाने में मदद करेगा, थोड़ा वहाँ पे आंसर भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यहाँ पे क्या, जिसका कोई मतलब हो, हम उस पे हक अपना या दावा कर सकते हैं जिस पे कोई हाँ कि ये देना चाहिए इसे, और ये इसमें ये दावा कर रहे हैं तो सही है। हम ऐसे ही किसी पे दावा नहीं कर सकते हैं। सीधे तौर पे इस पे लिखा गया है कि आप अपना क्या करो, आप हम जितने भी इस दुनिया में रह रहे हैं प्राणी, वो अपना हक जताएं या दावा करें। तो यदि कि हकदार होने का वो दावा करे उसे, और जो जिसमें क्या हो, औचित्यपूर्ण हो, बिना औचित्य का नहीं हो। वो औचित्य मतलब क्या है कि उसका कोई मतलब निकलता हो, वो कोई काम का हो कि जो कोई दे भी सकता है। अब हम मांग रहे हैं कि भाई हमारा अधिकार है कि आसमान से चांद तोड़ के लाओ हमें दे दो, तो इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। यहाँ पे औचित्य इसका सिद्ध ही नहीं हो रहा है यार। हमने मांगा कि हमने सरकार से डिमांड कर दी, हमारी इच्छा अंतिम इच्छा है कि आप क्या करो, आसमान में जो चांद तारे दिखाई दे रहे हैं तो उसे हमें हमारे पास लाओ। अब ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं ला सकता। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे वो भी ग्रह है। पृथ्वी भी कोई कहीं पे स्थायी नहीं, वो भी लटक रही है पानी के चारों तरफ। तो अब यहाँ से कौन उसे आसमान के उन तारों को हमें यहाँ से टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जियोग्राफी पढ़ते हो तो देखते हो कि उनका बहुत बड़ा बड़ा आकार है, यानी छोटे नहीं, वो बहुत ब्रॉड है। तो जब बहुत बड़े बड़े आकार के, इतनी ऊंचाई पे है वो कि हमें सिर्फ एक छोटे से, यानी कि इतने से तारे के बराबर दिखाई दे रहे, इतने तारे के बराबर वो, लेकिन उनका जो आकार है ना वो बहुत बड़ा है। तो हमारी ये मांग तो कोई औचित्य वाली हुई नहीं कि भाई हमने तारा मांगा, हमें ला के दिया नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, उल्टा आपको ही जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसमें से यही है कि औचित्यपूर्ण हो कि जो कि सरकार भी दे सके, घर वालों से भी आप मांग रहे हो तो दे सके, अधिकार जता रहे हो तो आपको मिल सके। अब घर पे आते हैं, थोड़ा हमारी पॉलिटी घर पे ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो मान लीजिए हम अपनी फैमिली पे आते हैं, आप लोग 2 भाई हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो पिताजी की संपत्ति है, ठीक है, यानी आपके पापा जी की जो यहाँ पे जो भी जायदाद है, जो भी ज़मीन है, तो वहाँ पे होता है ना कि पैतृक संपत्ति होती है और वो उनके बेटों को मिलती है। तो बेटों को जब मिलती है तो आप 2 भाई हो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि आप दोनों में, ठीक है, बंटवारा होता है, तो आप दोनों को अपने पिताजी की संपत्ति जो थी आधी आधी मिल चुकी है। अब क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड निकले और आपने क्या किया कि आप मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पड़ोसी की संपत्ति भी हमें मिल जाए, और उसमें हकदार, अपना हकदारी बन रहे हैं कि जमीन हमें लेने का हक है। अरे काहे का हक है, मतलब पड़ोसी की जमीन आप ले रहे हो, ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ ना आपका कि आप, आपके पिता की संपत्ति में आपका हक है, आप लड़ोगे, जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप लड़ोगे, ये बिल्कुल आपका हक है, औचित्यपूर्ण हक है ये। लेकिन आप पड़ोसी की संपत्ति पे लड़ रहे हो, ये आपका हक किसी भी एंगल से नहीं है। और आप, तो वो क्या होता है ना कि अपनी तो मिली नहीं, यानी दूसरों की तो मिली नहीं, अपनी भी खो बैठोगे कि पता चले उल्टे ही केस लगा दिया कुछ तीन तिकड़म करके, तो आपकी जमीन गई और उसकी तो मिली नहीं हमें। तो इसलिए यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि औचित्य का मतलब क्या होता है। एंड हाँ, एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि आप में से शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की ये जो वर्ड मीनिंग वाली है ना समझने की, कि ये औचित्य का मतलब क्या होता है, हकदारी का मतलब क्या होता है, दावा का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड आपको समझ में नहीं आते हैं। सो प्लीज़ मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको IAS पॉइंट में ही डेली न्यूज़पेपर सारे के सारे शेयर किए जाते हैं, डेली के डेली हिंदी न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। कुछ मत पढ़िए, डेली उस न्यूज़पेपर को, उसके जो भी एडिटोरियल हैं, जो भी उसके यहाँ पे जो संपादकीय दी हुई होती है, राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल वाला आता है जागरण का, उसे आप पढ़िए प्लीज। जिसका भी ये वर्ड मीनिंग वाला कंसेप्ट क्लियर ना हो, वो इसे जरूर पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो आप अपना मीडियम ही चेंज करिए फिर। क्योंकि जब हिंदी ही नहीं समझ में आ रही, हम हिंदी मीडियम के, हिंदी नहीं समझ में आ रही तो क्या फायदा यार। हमें एग्जाम पास करना है, साम दाम दंड भेद कैसे होगा वो आप जानेंगे, ठीक है। और अपनी कमजोरी को आप पकड़िए और न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने इतना लंबा उचित आपको क्यों समझाया, क्योंकि मुझे पता है कि ये कमेंट आने वाला है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप में से जो लोग भी हैं,
जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी हिंदी की वर्ड मीनिंग मतलब समझ में नहीं आती हो, प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिए। आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इससे आपको कई सारे प्रॉफिट होंगे एंड ये मेरी बात आप लोग ज़रूर मानिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, ये समझ में आ गया कि अधिकार क्या है और औचित्य का मतलब भी होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे होता है। उसके बाद यह बताता है, यानी कि सिद्धो, यह बताता है कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते, यानी कि जो भी सिटीजन्स है यहाँ के, तो व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, ऐसी चीज जिसे से समाज से वैध, यानी कि इसमें क्या बताया गया, जो हालांकि मैंने समझा दिया तो अब पढ़ ही देते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि ऐसी चीज है, यानी कि व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। हम व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, हमें कैसा हक चाहिए, जानवरों को कैसा हक चाहिए, और यह ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, जिसे हम समझते हैं कि हमें मिलनी चाहिए, पिता की संपत्ति में हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। लेकिन पड़ोसी की संपत्ति में हमारा हक नहीं है, हम जबरदस्ती का हक जता रहे हैं, तो वो हमें ना भी मिले तो भी मैं कहूँगी आपको कि आप बुरा मत मानिएगा। और हाँ, पड़ोसियों के काम में या संपत्ति में टांग अड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो दूर ही रहिए तो बेहतर होगा। जितना आपके पास उतने में खुश रहिए, उतने में ही भलाई होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसे से समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। यानी कि आपको जरूरी लग रहा है कि पड़ोसियों की संपत्ति में हमारा हक होना चाहिए, तो आपको लग रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका अधिकार है। आपको लग रहा है भैया आप नंबर 2 वाले हो, आपको लग रहा है कि उसकी संपत्ति किसी तरीके से तिकड़म सिकड़म करके हम ले लेंगे, तो वहां पे आपका अधिकार नहीं है। अब आपको वो ब्लैक वाला ही काम चलेगा फिर, या आपको चांद तारे चाहिए तो वो आपका अधिकार नहीं है। आपको लग रहा है कि वो सही होगा, लेकिन वो आपका अधिकार नहीं है। और है यदि अधिकार तो खुद से तोड़ के लाइए, हम लोग भी देख लेंगे। यदि इतना ही शौक है कि वही चाहिए तो खुद ही तोड़ के लाइए, तो आने वाले आपके बच्चे और भी जो होंगे तो वो भी याद रखेंगे क्या आपको, कि मतलब क्या इतिहास में आप भी नाम करके जाओगे कि उन्होंने चांद तारे तोड़ के लाए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए, तो यशोदा मैया कितना जुगाड़ लगाती है, बहुत अच्छा वाला, कि पानी रख देती है थाली में और वो जो उसकी रोशनी आती है सीधे ऐसे थाली में दिखते हैं कि बस चंद्रमा जी यही है, जो भी है चंद्रमा हमारी यहीं पे है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हालांकि हमारे यहाँ उन्हें चंदा मामा माना जाता है, चंद्रमा वो भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो रिस्पेक्टली बात करना ही उचित होता है। हालांकि हम लोग जियोग्राफी पढ़ के काफ़ी एक्स्ट्रा हो गए हैं कि चंद्रमा एक ग्रह है, उसके अंदर क्या क्या ये मिट्टी धूल जो भी पाया जाता है, तो हम लोग कुछ इस एंगल से सोचते हैं। लेकिन आज भी यहाँ पे चंद्रमा की पूजा होती है, सब कुछ होता है, तो अब समाज में रह रहे हैं, थोड़ा बहुत उसको भी मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो अब इस कुछ ऐसा ही आप जुगाड़ लगाएं तो बेटर है, और यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो जाइए तोड़ के लाइए, अच्छी बात है, आएगा तो यहाँ सब देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं यहाँ पे क्या है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। अब देखिए, अब बुक का एग्जाम्पल समझिए, आप इसमें भी कम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी इच्छा हो सकती है, यानी आपकी हमारी किसी की भी इच्छा हो सकती है, यार क्या ड्रेस फालतू में रोज रोज पहन के जाए, वही मतलब हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे कपड़े रखे हुए हैं और वही एक ड्रेस कोड लगा दिया गया, उसी को पहन के जाना है। तो उसमें क्या होगा कि हमारी इच्छा क्या होगी कि हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के जाएं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूँ या चाह सकती हूँ, जो भी हो, लेकिन क्या होता है इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूँ वह है पहनने अथवा जब चाहूँ तब घर लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूँ और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच फर्क होता है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि मैं जो चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ और जो अधिकार हमारे दिए गए हैं उनके बीच में फर्क है। आपको ये जमीन वाले से तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा, नहीं हुआ तो अब इसमें एग्जांपल जो दिया गया है कि आप जो चाहते हैं
आप स्कूल जाते हैं, सब स्कूल गए हैं, बहुत से लोगों का मन होता है, अभी आप लोग यदि कॉलेज में होंगे, हाँ शायद आप लोग कॉलेज में ही होंगे ज़्यादातर स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोग तो ठीक है, चलिए अब आप लोगों का वही पोशाक है तो अब क्या पहनेंगे, चेंज करेंगे जाके। लेकिन जो आपके कॉलेज की गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि वहाँ पे जाती हैं, सपोज किसी कहीं पे घूमने जाना है, घर से अलाउ नहीं है कि आपको ये कपड़े पहन के जाना है। कॉलेज में एंट्री नहीं मारने देते कि आपको बिना ड्रेस के एंट्री नहीं करना है। अब क्या करेंगी लड़कियां कि जब तक तो ठीक है कि कॉलेज में नहीं एंट्री करने दे रहे, ड्रेस पहन के जाएंगी, वेल मेंटेन, बढ़िया आई कार्ड वगैरह सब कुछ कॉलेज का प्रॉपर ड्रेस लगा रहेगा। जाती हैं वहाँ पे जो भी कॉमन रूम वगैरह होता है, लड़कियों के लिए अलग से ही होता है, हर एक कॉलेज में व्यवस्थाएं होती हैं। वो जाएंगी उधर, क्या करेंगी, अपना जुगाड़ सेट किए रहती है, उधर जाके वो कपड़े चेंज करेंगी, ड्रेस निकालेंगी, बाहर रखेंगी, दूसरे गेट से टाइम से वो निकल लेंगी। यानी कि वहां से, घर से वो लड़कियां ड्रेस पहन के आ रही हैं। और ये हकीकत है, मेरे कॉलेज की तो ये हकीकत है, ठीक है, कि दूसरे गेट से, जहाँ मेन गेट है, वहां से आपको बिना ड्रेस के एंट्री नहीं किया जाता, मतलब कि आपको एंट्री करने ही नहीं देंगे। तो आपको क्या करना, ड्रेस ही पहन के जाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन आपको पार्टी में जाना, कहीं पे भी जाना, तो ड्रेस पहन के जाओगे तो भैया एक पहचान बनी रहेगी ना कि इस कॉलेज के बंदे हैं या इस कॉलेज की लड़कियां हैं। लेकिन हमने क्या किया, ड्रेस चेंज किया जाके वहां पे, और उसके बाद हमने टाइम से निकल लिया पीछे वाले गेट से। और कभी गेट बंद रहा सपोज, तो ऐसी भी सिचुएशन आती है कि बाउंड्री भी जंप करनी पड़ जाती है फिर। यदि गेट बंद हो गया तो बाउंड्री इतनी होती नहीं है कि वो चीन की दीवार जैसे होती है कॉलेजों की बाउंड्री, इतनी तो होती है कि आप जंप कर सकते हो इजीली, क्योंकि एक लोग तो जाती नहीं है, दो चार उसके आगे पीछे तो रहते ही हैं, तो वो अपना जुगाड़ बना के निकल लेते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है, और ड्रेस चेंज करने के बाद कुछ पता भी नहीं चल पाता कौन किस क्लास का है, और अपना टाइम से वो निकल लिए। घर वाले सोच रहे हैं पढ़ने गए, इधर वाले बढ़िया आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो अब इसमें से क्या होगा कि आप अपनी पसंद के पोशाक तो बिल्कुल नहीं पहन सकते, चोरी छुपे पहनिए, अलग बात है। तो मजबूरन, जो मैंने बताया ना कि मजबूरी में फिर ये करना पड़ता है, क्या करें बेचारे। अब वो इतनी मजबूरी आ जाती है तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी है कि हमारा मन तो नहीं करता यार पहन के जाएं, हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास इतने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े रखे हुए हैं, ये कॉलेज वाले मतलब दिखा भी नहीं पा रहे किसी को यार कि हमारे पास इतने अच्छे भी कपड़े हैं। हम ये, आपको पता है कि हम इतने अच्छे कपड़े वपड़े क्यों खरीदते हैं? हम अपने शरीर ढकने के लिए नहीं खरीदते, हम दिखाने के लिए खरीदते हैं कि सामने वाला दो चार लोग तो कम से कम कहे कि वाह यार कितने सुंदर लग रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, कितने अच्छे कपड़े लग रहे हैं। हम इसलिए कपड़े खरीदते हैं। वो भी नहीं तो पता है हम 200 150 के कपड़े में भी अपना शरीर ढक सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम 5,000 10,000 और जितने मतलब महंगे से महंगे मिल जाए, जितने ब्रांडेड मिल जाए, जितने अच्छे कपड़े मिल जाए, हम वही वाले पहनने की कोशिश करते हैं, और दिखाने भी की मतलब सबसे सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि उसका कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई देखेगा, देखेगा भी तो 2 मिनट देख के निकल जाएगा, आपको क्या मिलना है, फालतू का टाइम वेस्ट होता है। खैर वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बट यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको घर दे, मतलब कि घर से बाहर रह रहे हैं, देर रात में आते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप आओ ना आओ। लेकिन कहीं पे आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी हो, वहाँ पे मनमानी आप नहीं कर सकते हो। आप अधिकार का भी दावा करो तो आपका ये अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अधिकार उन बातों का उद्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। आजीविका का अधिकार हमारा क्या है, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। लाभ कर, यहाँ पे क्या बताया गया है कि लाभ कर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, उसके लिए, इसीलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्ति होने की
स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ पे ये जो आजीविका वर्ड आया है, आजीविका हमारा एक चैप्टर ही था, हमने उससे समझा कैसे कैसे लोग अपना आजीविका चलाते हैं और आजीविका चलाने के लिए कैसे कैसे क्या करते हैं, वो चीज़ें हम समझें। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि आजीविका के लिए हम कहीं भी वर्क कर रहे हैं, सपोज जरूरी है कि हम अपना यदि जीवन जीना चाहते हैं तो कहीं पे काम तो करेंगे ही। काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहाँ पे सम्मान ना मिले, ये हमारा अधिकार है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अधिकार है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें सम्मान मिलना चाहिए। हम सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का हमारा अधिकार है। वो जो हमने पढ़ा, स्वतंत्रता पढ़ा, समानता पढ़ा, वो अधिकार के ही पार्ट है। क्या है वो? अधिकार के ही पार्ट है। ठीक है, कि स्वतंत्रता का भी अधिकार है, समानता का भी अधिकार है, वो सारी चीजें अधिकार के अंदर ही आती हैं हमारी, जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। तो इनमें क्या बताया गया कि हमें अपनी प्रतिभा में जो भी हम करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसको करने के लिए कोई मना कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा राइट है एंड इसे करने से कोई रोक नहीं सकता हमें। तो अधिकार आपका ये है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं कि आपको बोलने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। ये अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है। चाहे यहाँ पे क्या हो कि यह लेखन के लिए, लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नृत्य, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में हो। अब आप किसी भी तरीके से अपनी जो भी आपके अंदर है वो उसे व्यक्त करने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। हाँ, होता है ना कि हम एक समाज सुधारक के लिए बहुत अच्छा नाटक बना देते हैं, यानी कि एक रंगमंची जो भी तैयार करते हैं बढ़िया से, और वहाँ पे नाटक के माध्यम से ही पूरी बातें हम समझा देते हैं। आपको देखने को मिलेगा एक बेटी बचाओ अभियान के थ्रू एक नाटक लाया गया था, या हाँ नाटक ही था, आधे एक घंटे का। उसमें क्या बताया गया था कि वहाँ पे क्या होता था, मतलब कि बेटियों को किस तरीके से नहीं चाहते हैं, बेटियां क्या करती हैं, कैसे होते, कैसे मार दिया जाता है पेट के अंदर ही, या कि कुछ भी, मतलब महिलाओं के कितने शोषण हो रहे हैं, आप उसको नाटक के थ्रू क्या कर सकते हो, और पेश कर सकते हो। लोग जितने भी पब्लिक होगी एक साथ, आप कई सारे लोगों को वहाँ पे अपने इन एक्टिविटीज के थ्रू उन्हें समझा सकते हो कि रियल में हमारे समाज में क्या चल रहा है। वो चीज़ें आप कर सकते हो, कैसे प्राइवेट सेक्टर, कैसे गवर्नमेंट सेक्टर काम करते हैं, कैसे बच्चे जो भी नादानी कर जाते हैं, वो सारी चीज़ें कैसे होती है। तो वहाँ पे आप लोग ये कर सकते हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज में ये नाटक वगैरह होते होंगे तो आप पार्टिसिपेट करते होंगे। खैर, मैं तो नौटंकी वाली बहुत ही, मतलब नाटक वगैरह करना बहुत अच्छा लगता था एंड बहुत किया भी है। ठीक है, तो वहाँ पे ना जब हम करते हैं तो पूरी चीज़ें उसके किरदार में आते हैं कि क्या कैसे करना है, कैसे जो भी जितना होता है, और उसके थी हम डायरेक्ट पूरी कहानी ना बता के वही एक्टिविटीज़ दिखा के लोगों को समझा देते हैं। और कहानी किसे किसे बताएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, हमने किया, देख लिए, वो उन्हें समझ में आ गया कि रियल में सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये चीज़ें फिर हमारी अभिव्यक्ति की एंड इसकी हमें क्या है, स्वतंत्रता है कि हम गा सकते हैं, नाच सकते हैं, बोल सकते हैं, हंस सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से क्या होता है कि उनकी प्रकृति विश्व जनीन कही जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा यहाँ पे अधिकारों की दावेदारी। अब अधिकारों की दावेदारी भी करोगे आप ही, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है ये लोगों की उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल के लिए हम समझे, जैसे हो गया हमारा शिक्षा का अधिकार, हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है हमें क्या करता है, जब हमारे पास नॉलेज होगा तब हम तर्क वितर्क कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, जो भी बता दिया, मैंने कहा कि जो घोड़ा खड़ा है आपके सामने और गाय खड़ी है, मैंने गाय को कहा कि ये घोड़ा है, घोड़े को मैंने कहा ये गाय है। आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको, ठीक है। आप बिल्कुल भी एजुकेशन से आपका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है।
आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। अब मैंने क्या कह दिया, मैं वहाँ की आइडल मानी जा रही हूँ और मैंने कह दिया कि भैया यहाँ पे ये जो खड़ा है, 2 जानवर खड़े हैं, तो गाय को मैंने आपको गधा बताया, गधे को मैंने गाय बताया। दोनों में ही डिफरेंस है, ठीक है? बहुत धरती आसमान का डिफरेंस है। है तो दोनों जानवर, लेकिन दोनों का काम अलग-अलग है, सब कुछ अलग-अलग है। तो वहाँ पे मैंने आप क्या सोचोगे कि नहीं, उसने बताया था कि ये, अब आपसे कोई भी कहे आके कि अरे नहीं ये गाय है, वो गधा। आप कहोगे नहीं, नहीं उन्होंने बताया था कि ये गधा है, ये गाय है। तो इसमें से क्या होगा कि यानी कि इन दोनों में से मैंने इसे गाय बताया, इसे गधा बताया, जबकि ये गाय है रियल में और ये गधा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लोग कहेंगे कि भैया ये तो गाय है, तो आप कहोगे नहीं, नहीं उन्होंने बताया ये गधा है। अब आपको तो कुछ नहीं पता, तो आप यही ना कहोगे कि ये गधा, आप तर्क करना तो आपको आ ही नहीं रहा। लेकिन जब आप एजुकेटेड होगे, जैसे ही मैंने बोला गाय को गधा, तो आप सीधे-सीधे मेरी बात को कट कर दोगे। आगे कुछ मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि आपके पास फुल प्रूफ है, आपको वो चीज़ें पता है बहुत अच्छे तरीके से, और आप कहोगे कि क्या बकवास कर रहे हो? ये गधा दिख रहा है तुम्हें, ये गाय है। एंड गाय उसे आप सिद्ध कर दोगे, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। तो आप मुझे सीधे वहीं पे रोक दोगे कि तुम बकवास कर रहे हो फालतू का। ये तो गाय है, एंड गाय कैसे है वो भी मैं प्रूव कर दूंगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि आप मेरी गलत बातों का विरोध किए, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी थी, आपके पास अवेयरनेस थी, आपने विरोध किया। जिसके पास नहीं वो क्या करता, वो तो मानता ना कि ये गाय नहीं गधा ही है। तो इसलिए इसमें बताया गया कि यदि हमें शिक्षा का अधिकार मिलता, और ये हमारा अधिकार है, ताकि हम तर्क वितर्क कर सके, कोई भी हमें उल्लू बना के ना चला जाए। हमें क्या होता है कि उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन के सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बताता है। और उसके बाद है यहाँ पे कि व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा का अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल क्या होता है, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है, तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी एक टाइम क्या हो सकता है कि एक बार ये चल सकता है कि यदि अच्छा जो भी आपका हेल्थ है वो आपका सही तरीके से नहीं चल रहा है, या कल्याण के लिए जो भी कुछ काम हो रहे हैं वो सही नहीं चल रहे हैं, ठीक है? आप उसे कुछ टाइम के लिए नहीं कहे, हालांकि आपको स्वस्थ रहने का अधिकार है। ये है आपके यहाँ पे हमें जैसे शिक्षा का अधिकार है, आपको भी स्वास्थ्य रहने का अधिकार है, लेकिन उतना जितना सार्वभौम शिक्षा का अधिकार है उतना स्वास्थ्य का नहीं। अब कैसे नहीं है कि उदाहरण के लिए डॉक्टरी शोध ने हमें प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चूंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती हैं। इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ये दावा नहीं करेंगे कि जबकि ये हमारे रिश्तों में भी कोई नशा कर रहा है। आपको पता है कि जिसके घर में भी कोई भी एक यहाँ पे हो सकता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आप में से कई लोग होंगे जिनको बहुत बुरी लत लग चुकी होगी। ठीक है, मैं तो आशा करती हूँ कि आप में से सब अच्छे लोग भी होंगे, बट आपके घर में या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बढ़िया बढ़िया से, वो मैंने कहा ना, कुछ दिखावटी करते हैं और उसमें बर्बाद हो जाते हैं। कुछ की तो शौक ही बन जाती है वो कि हमें ये चीज़ें करनी ही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया कि ये क्या है, जो भी नशीली दवाएँ हैं आपको क्या करेंगी, नुकसान भी कर सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पे अब कहें कि हम इसको नहीं लगवाएँगे, या ये बंद होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए, या हम सुई लगाएँगे, वो हमारा अधिकार नहीं है। धूम्रपान के लिए यहाँ पे बताया गया कि धूम्रपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं। यानी कि धूम्रपान में तो एक बार आप अपने शरीर में कोई नशीला जो भी सेवन कर रहे हैं, या मान लीजिए दवाई ले रहे हैं आप, दवाई से आप ठीक ही होंगे, या कि आपको कुछ नुकसान भी होता है, या जिसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट भी होता है, वो आपको होगा, ठीक है? दूसरे को नहीं होगा, आपके फैमिली मेम्बर को नहीं होगा। लेकिन आपके यहाँ कोई भी धूम्रपान कर रहा है, कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, कोई भी शराब पी रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका नुकसान आपके स्वास्थ्य के लिए तो पड़ेगा ही,
लेकिन जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं उन पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक तो मानसिक टेंशन, क्योंकि घर का कोई एक मेंबर यदि इतनी घटिया रास्ते पे निकल जाए तो मानसिक टेंशन जितना ज़्यादा होता है। अभी कोविड-19 के दौरान आपको पता है, सबसे आपको यदि पता हो तो सबसे पहले दुकान किसकी खोली गई थी? शराब की खोली गई थी दुकान। लॉकडाउन के बाद यदि पहली दुकान कोई खुली थी वो थी शराब की। और उससे पहले 3 महीने के लॉकडाउन में यदि सबसे ज़्यादा औरतों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी, क्योंकि जो पुरुष महोदय जी थे वो घर पे रह गए थे, ना तो पीने को मिल रहा था, ना खाने को मिल रहा था, तो बची अब औरत, उसी को खाया-पिया दोनों जा रहा था। ये मैं नहीं कह रही, रिपोर्ट आई थी विथ यहाँ पे बढ़िया डाटा के साथ रिपोर्ट आई थी कि किससे कितनी औरतें प्रताड़ित हुई हैं इस लॉकडाउन में और किसको कितना नुकसान हुआ। तो सबसे ज्यादा एक तो औरतें, एक तो कमाई नहीं, ठीक है, कमाई नहीं तो ठीक है, कमाई नहीं तो अब दूसरी तो उनका जो भी चलता है रोज का 10 2-3 बार हो जाता था, एक बार भी नहीं मिल रहा, उसमें से बेचैन। अब जब बेचैन है, कमाई नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर औरतों को ही खाएंगे और उन पे ही सबसे ज्यादा ये जुल्म किए गए हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा। तो ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हमारी सरकार भी हम कहते हैं बैन लगाना चाहिए, ये वो दुनिया भर का, उसने सबसे पहले यही खोला था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ये टैक्स वगैरह लगाते हैं, इनकम भी बहुत ज़्यादा होता है इनका, तो वो खोलेंगे ही। ये तो सच है कि यहाँ पे बहुत दिन में आपको पता है कि कितना तंबाकू पे कितना जीएसटी लगता है, आप चेक करिएगा। आज सबसे ज़्यादा इन पे टैक्स मिलता है, कमाई इनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ आज कोई सेब खरीदने वाला इंसान कितना होगा? सपोज मान के चलिए कि आपको सेब लेना है तो सिर्फ आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ गोल्ड फ्लैश खरीदने वाले लोग या वाइन खरीदने वाले लोग यहाँ पे आज हजारों मिल जाएंगे। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी करती हैं ये सब। आज की जनरेशन बहुत एक्स्ट्रा हो गई है। यहाँ आपको लॉकडाउन में तस्वीर भी दिखाई दे रही होगी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की लाइन लगी हुई थी शराब लेने में। तो यहाँ पे वो सब करते हैं और इतना ज़्यादा इनको जब इनकी बिक्री होती है कि कहीं पे भी कोई भी दुकान खोल के बैठ जाए तो दिन में ये तो बिकने ही है। तो इसलिए डॉक्टर ने कह भी दिया, लेकिन क्या होगा कि नुकसानदेह है। और आपको पता है जितने भी ये आते हैं नशीली पदार्थ, जितनी भी है, स्पष्ट लिखा रहता है बड़े बड़े शब्दों में, ये जानलेवा है। क्या है? धूम्रपान जानलेवा, पूरा लिखा रहता है, मूवी में दिखाता है, सब जगह दिखाता है, धूम्रपान जानलेवा है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा है। तंबाकू के पैकेट में लिखा है, विस्टल के पैकेट में लिखा है, आपके जो क्या आती है वो क्या बोलते हैं यार, मतलब बिस्तर से ले कुछ आती है सस्ती वाली बीड़ी, हाँ उससे कुट्टी जो भी होती होगी, ठीक है, आपके भाषा में, तो उन सब में लिखा होता है कि वहां पे ये धूम्रपान आपके लिए जानलेवा है। हम पढ़ते भी हैं जानलेवा है, लेकिन हम उसे शौक से यूज करते हैं, बड़े शौक से यूज करते हैं। और तो और शौक से यूज भी करके ऐसे उसका धुआं निकालते हैं कि वाह, कहीं का मतलब जंग जीत के आ रहे हैं बढ़िया। क्या पहले फूक मारते हैं फिर धुआं निकालते हैं कि इतना अच्छे से। हालांकि आप लोग ये मत समझिएगा कि बड़ा मतलब अच्छे से बता रही हैं मैडम तो ये भी करती होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने देखा है जो मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे लोगों के बीच में रही हूँ जिनके इतने बुरे बुरे शौक हैं। और जो रहता है तो खैर उस घर की सिचुएशन क्या होती है आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ एक दो घर अपवाद छोड़ के ऐसी कोई हरकत ना करता हो। एक दो घर अपवाद छोड़ के, पूरी इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि आपके आस पड़ोस में एक दो घर आप अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी सबके घर में कोई ना कोई तो ये नशा जरूर करता है। चाहे कोई भी नशा करे, नशा कई तरीके के होते हैं। कुछ तो आते हैं कि आप उन्हें सूंघ लोगे तो ही आपको बढ़िया मदमस्त हो जाते हो, कुछ आते हैं सुई लगवाने वाले कि आप सुई लगवा लोगे तो आप उससे ही बढ़िया जितना भी आपको डोज चाहिए वो मिल जाता है। तो कई तरीके के होते हैं नशा, अपने अपने शौक हैं, जिस भी तरीके से करना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे फिर हम दावा नहीं कर सकते हैं कि ये बैन करे या कुछ भी हो, ठीक है, या ये हमारा अधिकार है तो हमें सरकार ला के दे, ये भी दावा नहीं कर सकते हैं हम कि हमारा पीने का अधिकार है, सरकार ला के दे। उसके बाद क्या होता है कि नशीले पदार्थ ना केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण के रंग ढंग को बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार
देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि धूम्रपान हो गया या जो दवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं, आप उसका सेवन कर रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, वो आपका अधिकार है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको पता है कि जो शराब वगैरह पीते हैं वो कहाँ जाके पीते हैं, मतलब उनका अलग से ही प्लेस होता है, सुनसान जगह पे जाएंगे, उधर पिएंगे, मदमस्त रहेंगे। पता नहीं यार क्या मिलता होगा इन्हें, जितने का ये खर्चा करते हैं, कितने का यार, इतना महंगा आने लगा ये कि मतलब इनका रेट सुन के ही होश गावड़ हो जाते हैं कि इतने की। ये जो आपका आता है यार, उसमें से एक और आने लगा, पहले 10 रुपए का शायद आता, 20 रुपए का, जितने का भी हो, क्या बोलते हैं उसे, राजश्री बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक उसके साथ आता है तंबाकू करके आता है, उसका छोटा सा एक बड़ा सा पाउच रहता है, एक छोटा सा पाउच रहता है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके फिर वो खाते हैं। अब उस पाउच को 10 दिन में कम से कम नहीं तो एक पाउच 1 या 2 बार में खत्म कर देते हैं। कुछ तो इतने शौकीन होते हैं कि एक ही बार में खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब यानी कि अभी खाएं, अभी के 2 घंटे बाद या आधा घंटे बाद में फिर खाएंगे, उसके 3 घंटे बाद वो फिर खाएंगे, फिर उसके आधा 1 घंटे बाद फिर खाएंगे। यानी कि दिन से रात के सोने टाइम तक उनका 100 से 150 रुपए का इतना ये निकल जाता है। इसका क्या फ़ायदा है इसका, मुझे तो अब पता नहीं। उनके ही लीवर किडनी सब कुछ खराब हो रही है। उनका कुछ ना एक्सक्यूजेस दे देते हैं, कुछ शराब पीते हैं जो भी काम करते हैं, बोलेंगे रात भर जगना पड़ता है तो इसलिए शराब का थोड़ा सहारा लेना पड़ता है। कुछ बोलेंगे कि मुंह से बदबू आने लगती है इसलिए हमें ये खाना पड़ता है, इसका मैंने क्या नाम बताया, जो भी है, ठीक है। तो उसका हमें सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, कि मुंह से बदबू ना आए, बढ़िया स्मेल आती रहती है फिर यार ना, मतलब इसकी वाली स्मेल आती है। तो कुछ ऐसे वाले होते हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे एक्सक्यूज देते हैं कि इनका इतना फ़ायदा, इनका इतना ये है। और कुछ तो इनको तो अपनी मदिरा को अपनी पता नहीं क्या-क्या समझ लेते हैं, ज़िंदगी ही समझ लेते हैं, और उस हिसाब से वो पूरा उसको अच्छे तरीके से प्यार से सँभाल के रखते हैं, छुपा के रखते हैं सीने से लगा के कि कोई देख भी ना पाए और हम पी भी लें। और पीने के बाद अभी होली आ रही है, बहुत देखेंगे आप ना, उनकी हालत देख के बड़ी तरस आती है कि यहाँ पे जब होली आएगी भांग पिएँगे वो लोग। भांग आपने सुनी होगी शायद, ठीक है? भांग पीते हैं और क्या करेंगे, भांग पी के ऐसे मतलब होश ही खराब हो गए पूरे, तो होश ही गड़बड़ हो गए। क्या दिन भर में हुआ कोई मतलब नहीं उनसे, मतलब बस पागलों जैसे हरकत करेंगे, वो तो परेशान, साथ साथ घर के पूरे मेंबर परेशान उनकी हरकतों से। तो यहाँ पे मेरे पड़ोस में भी है एक ऐसे महानुभाव, जो कि अभी होली के टाइम में तो उनका हर साल का नौटंकी है ये, कि बढ़िया पी पा लेंगे, आराम से बिल्कुल शरीर में उनका तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, उनका दिमाग-उमाग, और फिर ऐसे ऐसे तबाही मचाते हैं कि देखते बनता है फिर। मतलब तरस आती है देख के कि बताओ यार, अपना तो त्योहार नष्ट किया ही, साथ में घर वालों की भी ले डूबा, कि कहीं जाना है तो पी के कहीं बाहर ही लेटा रहे, बढ़िया है, यहाँ तो ना आए फिर। इससे अच्छा है कि जितना मैंने 100-150 का आपका हिसाब बताया, इस पाउच का ही, सिर्फ़ इस पाउच का ही, उससे कि आप कोई फ्रूट्स खरीद लें, जो कि आपके बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है कि आप तबाही नहीं मचाएँगे, सब कुछ आपके लिए वो अच्छा ही करेगा। तो हम वो नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो करते हैं। और हर 10 में से 9 फैमिली ये करती है, 1 फैमिली या 2 फैमिली को आप छोड़ दीजिए, बाकी हर गाँव में या हर परिवार में यहाँ आपको कोई न कोई ऐसा मिल ही जाएगा। ये बात आप याद रखिए, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ पे ख़ैर हम अधिकार की बातें कर रहे थे, लेकिन ये भी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी हमें नहीं मिलने वाला। हमारे शरीर का एक-एक पुर्जा करके नुकसान होने वाला है। जितनी 206 हड्डियाँ एक-एक करके गलने वाली हैं। तो इसे ना करके आप इसकी जगह पे फ्रूट खाइए, कुछ अलग चीज़ें करिए, ड्राई फ्रूट खाइए, कुछ और भी आपका मन रहा करिए, लेकिन और भी बहुत सारे रास्ते हैं आपकी तंदुरुस्ती लाने के लिए, ताजगी लाने के लिए। जूस पीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ताजगी लाने के लिए शराब मत पीजिए। यहाँ पे शराब पीने से आपकी ताजगी नहीं, घर पे तबाही आती है, और आपकी ज़िंदगी पता नहीं शराब पी-पी के कितने अपने जान गँवा दिए हैं।
तो वो चीज़ें हमारे लिए, हाँ यार, कुछ एक तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई थी। शराब पीने का एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ और है, गम भुलाने के लिए। यानी कि जो बहुत ब्रेकअप हो गया, किसी का बहुत ही ज़्यादा दुःख है, तो क्या किए उन्होंने 2-4 बोतल गटखा दिए, सारा गम भूल गया। कहीं गम का पता ही नहीं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। कुछ का ये भी एक्सक्यूज़ होता है कि गम में तो शराब ही साथ देती है, यानी कि गम में रम ही साथ होना चाहिए। तो गम में रम साथ होता है। गम में कोई अपने नहीं, कोई पराये नहीं, सब तेल लेने जाए, हमारा गम में रम हमारे साथ है, बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप सब लोग एजुकेटेड पर्सन हो, एंड आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए ये चीज़ें, यदि कर पा रहे हैं तो। क्योंकि ये मतलब शौक भी बन चुका लोगों का, और कुछ हो सकता है कि आप में से कई लोगों की आदत भी बन चुकी होगी, और जिसकी नहीं बनी है तो बनाइएगा मत, जिसकी बन भी चुकी है, आदत ऐसी होनी चाहिए जो हमारे अनुसार से चले, जिसे हम जब चाहे छोड़ दें, जब चाहे पकड़ लें। तो आप यदि ऐसा करते हैं तो आप खुश रहेंगे, एंड साथ-साथ आपका परिवार खुश रहेगा। आपकी ज़िंदगी अच्छी भली होगी। सो ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पे अधिकार हम अपना कि अधिकार कहाँ से आते हैं, इसको समझेंगे। इसमें आप अधिकार समझ गए होंगे, कभी आप शराब के लिए सुप्रीम कोर्ट मत पहुँच जाना कि हमें दे नहीं रहे हैं, तो इसमें आप अधिकार का दावा नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी समझाया गया था, साथ-साथ मैंने भी कुछ अपनी बातें यहाँ पे आपको समझाई। अब यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे।